Hi students, welcome to Shortcut. Today's chapter is chapter number 4, Landscape of the Soul. The author is Natalie Troveroy. This chapter is taken from class 11th Hornbill book. So this chapter, as the name suggests, Landscape of the Soul. ये जो चैप्टर है, ये पूरा पार्ट जो हमारा है वो जुड़ा हुआ है पेंटिंग से। अब यहाँ पर चाइनीज़ पेंटिंग्स और यूरोपियन जो पेंटर्स हैं उनकी पेंटिंग्स को कंपेयर किया गया है और हमारे सामने जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से यूरोपियन पेंटिंग्स हमारी एशियन या फिर हम कह सकते हैं खासकर चाइनीज़ पेंटिंग से भिन्न कैसे वो अलग रहते हैं। तो ये चैप्टर जो है इसमें बताया गया है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है वो किस प्रकार से पूरे तरीके से स्पिरिचुअलिटी से भरी रहती हैं, यानी कि उनके जो मोटिव होता है चाइनीज़ पेंटिंग को बनाने का, चाइनीज़ पेंटर्स की बात की गई है खासकर, वो इनर लाइफ और स्पिरिचुअल व्यू देने की कोशिश करते हैं। यानी कि पेंटिंग के अंदर उनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि जिस चीज़ की वो पेंटिंग बना रहे हैं उनकी पेंटिंग हूबहू उस चीज़ की तरह दिखाई दे, जबकि इसके विपरीत उनका उद्देश्य होता है कि वो जो पेंटिंग है वो अंदर से, भीतर से स्पिरिट को उजागर करे। यानी कि उस पेंटिंग को सिर्फ हमारे मायने क्या होते हैं पेंटिंग के, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी का स्केच बना रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, तो हम ये देखते हैं कि वो पेंटिंग जो है वो एग्जैक्टली उस व्यक्ति ने उस रियल ऑब्जेक्ट की तरह बनाई है या नहीं। अगर वो रियल उस ऑब्जेक्ट की तरह है तो हम उसकी वाहवाही करेंगे, और अगर वो रियल उस ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है तो हमें वो पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं भाएगी। लेकिन चाइनीज़ आर्ट वर्क जो है उसका मेन जो एम है वो एक्चुअल व्यू है लैंडस्केप का, वो प्रोड्यूस करना नहीं है। यानी कि चाइनीज़ जो आर्ट है उसके अंदर उस चीज़ की कॉपी करके हूबहू वैसी चीज़ बनाना उनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि उनकी पेंटिंग्स के अंदर व्यूवर जो है, जो देखने वाला है, जो दर्शक है, वो उसको देखकर उसके अंदर ट्रैवल कर सकता है, यानी कि उसके अंदर खो सकता है, उसके अंदर सफ़र कर सकता है। यानी कि वो पेंटिंग उनको दूसरी दुनिया में ले जाती है और उसको देखने का नज़रिया रहता है। चाइनीज़ पेंटर जो है उसकी पेंटिंग को देखने का, जिस व्यक्ति जो भी देख रहा है उसको, वो जिस भी नज़रिए से उसको देख रहा है उसको कहीं ना कहीं उसमें उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। और ये जो पेंटिंग है, चाइनीज़ पेंटर डायरेक्ट व्यूअर के माइंड में एंटर कर जाता है। यानी कि जो बाहरी तरीके से जो पेंटिंग दिखाई देती है उसको सिर्फ हम बाहर से देखते हैं और कंपेयर करते हैं, भाई ये स्केच जो था, ये पेंटिंग जो थी, ये बंदे ने, इस पेंटर ने सिमिलर एकदम वैसी ही बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइनीज़ पेंटर है वो तो व्यूअर के माइंड में एंटर कर जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चाइनीज़ आर्ट है वो एक अंदरूनी आर्ट है, एक स्पिरिचुअल आर्ट है, वो उसका बाहरी फिजिकल दिखावे से कुछ भी लेना देना नहीं है। अ चाइनीज़ पेंटिंग इज़ नॉट अ रियल वन। तो यहाँ पर लेखक ये भी कह रहे हैं कि चाइनीज़ पेंटिंग जो है वो रियल वन नहीं है। एंड अ चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट। कहने का मतलब कि जो चाइनीज़ पेंटर है वो एक व्यू पॉइंट देखकर, यानी कि एक ही व्यू पॉइंट से, आप देखते हैं ना जब पेंटिंग बनाई जाती है तो सामने जिस व्यक्ति की पेंटिंग बनाई जा रही है, जिस ऑब्जेक्ट की पेंटिंग बनाई जा रही है, उसको हिलने डुलने की मनाही होती है, उसको वहीं पर स्थिर मुद्रा में उसको रखा जाता है, स्थिर अवस्था में उसको रखा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चाइनीज़ पेंटर हैं वो एक ही व्यू पॉइंट, यानी कि एक ही नज़रिए से उसको नहीं बनाते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल उनका विजन होता है। कैसा विजन होता है उनका विजन होता है मल्टी डायमेंशनल, यानी कि वो हर एक जगह से उसको देखा जाए तो वो वैसी ही नज़र आएगी। अलग अलग व्यूवर्स को उसमें अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन जो भी रहेगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। कोई भी व्यक्ति उसको देखकर उससे जी नहीं चुराएगा, यानी कि इतनी भा जाएगी वो चाइनीज़ पेंटिंग लोगों को। अब चाइनीज़ पेंटर्स के बारे में एक कथा, एक ऐसी कहानी जो प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम देखते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है, कहा जाता है कि चाइनीज़ पेंटर जिनका नाम था वू दाओजी, क्या नाम था उनका? वू दाओजी। वू दाओजी को टैंग एम्परर ज़ुआनज़ोंग ने बुलाया और उनसे कहा कि मेरे महल पे
मेरे पैलेस की दीवार पे एक पेंटिंग बनाओ। अब जो वू दाउजी थे वो एक बहुत ही अच्छे कुशल कारीगर थे, कुशल पेंटर थे। उन्होंने पेंटिंग बनाई, लेकिन उस पेंटिंग को उन्होंने स्क्रीन के पीछे छुपा के रखा। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसको एम्परर देख सके। और फिर जब एम्परर देखने आए उसको, तो वू दाउजी जो पेंटर थे, पेंटर ने उनसे कहा कि इस पेंटिंग के अंदर एक केव है और उस केव के अंदर एक स्पिरिट रहती है, एक आत्मा रहती है। और जब एम्परर ने उस पेंटिंग को देखा तो उनको वो केव दिखाई दी उसके अंदर। और उसी दौरान जो पेंटर थे उन्होंने अपने हाथ से ताली बजाई और केव का डोर खुल गया और पेंटर उसके अंदर एंटर हुए। और इससे पहले कि एम्परर कुछ रिएक्ट कर पाते, थोड़ा मूवमेंट कर पाते, कुछ बोल पाते, वो पेंटिंग के साथ वो जो पेंटर थे वू दाउजी वो भी गायब हो गए, यानी कि डिसअपियर हो गए। तो ये एग्जांपल हमको बताता है कि जो चाइनीज़ कला है वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ की कॉपी, यानी कि इट इज़ नॉट अ रियल वन, उसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं माना जा सकता किसी चीज़ की, लेकिन उसको मल्टी डायमेंशनल कहा जा सकता है। अब यहाँ पर हमने जो एक स्टोरी में देखा तो ये हमको बताता है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग की जो कला है, जो आर्ट है, वो कितना ज़िंदा है। दूसरा ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, एक पेंटर जो था उसने एक ड्रैगन की पेंटिंग बनाई और वो ड्रैगन की आइज़ नहीं बना रहा था। वो बोल रहा था कि अगर मैंने इसकी आइज़, आँखें बना दी तो ये ड्रैगन जो है इस पेंटिंग में से उड़ जाएगा। अब बताइए पेंटिंग में से कोई कैसे उड़ सकता है? लेकिन जो उनकी पेंटिंग्स होती हैं वो इतनी रियल होती हैं, वो स्पिरिचुअल लेवल तक फैली होती हैं। तो उनका कहना था कि ये जो ड्रैगन है उड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने उस ड्रैगन की आंखें ड्रॉ नहीं की। अब दूसरी तरफ अगर हम चलें अब यूरोपियन पेंटिंग्स की तरफ, जैसे कि हमने अभी काफ़ी कुछ जाना किसके बारे में, चाइनीज़ आर्ट के बारे में। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं यूरोपियन आर्ट के बारे में बात करें तो यूरोपियन आर्ट को रियल वन कहा गया, एकदम रियल कहा गया उसे, क्योंकि यूरोपियन आर्ट का जो मेन मोटिव होता है वो पेंटिंग के अंदर परफेक्ट रिसेम्बलेंस लाना होता है, यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जिसको देखकर वो पेंटिंग बनाई जा रही है, उस ऑब्जेक्ट के साथ उस पेंटिंग का हूबहू मेल खाना ये बहुत ज़रूरी रहता है यूरोपियन आर्ट के अंदर। यूरोपियन पेंटर जो है वो जिस नज़रिए से खुद पेंटिंग को देखकर बनाता है, जिस जगह से वो पेंटिंग को देखकर बना रहा है, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसी जगह से, उसी नज़रिए से उस पेंटिंग को देखे। जबकि हमने पढ़ा कि चाइनीज़ आर्ट में बिल्कुल विपरीत है कि जो देखने वाला, जो व्यूअर है, उसके नज़रिए से, यानी कि अलग अलग लोग जो देखने वाले हैं उनके नज़रिए से जो आर्टिस्ट है वो मल्टी डायमेंशनल विजन से उस पेंटिंग को बनाता है। लेकिन यूरोपियन की बात की जाए, यूरोपियन आर्ट की, तो वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इसी पर्सपेक्टिव से चीज़ बनाई जाती है, पेंटिंग बनाई जाती है, ताकि व्यूअर जो है वो उसको किस नज़रिए से देखेगा उसी नज़रिए से उसको आर्टिस्ट भी बनाता है। ऐसा ही एक उदाहरण हमारे सामने इस चैप्टर पे पेश किया गया है वेस्टर्न टाइप ऑफ पेंटिंग के बारे में। अब बात 15वीं शताब्दी की है और एंटवर्प नामक एक जगह जो कि बेल्जियम में है, वहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ था जिसे एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो जाता है। अब वो पेंटर को, हम जानते हैं कि पेंटर और ब्लैकस्मिथ दोनों का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। तो ऐसे में जो पिता हैं पेंटर, जो कि वो अपनी बेटी का जो हाथ है वो उस ब्लैकस्मिथ के हाथ में देने के पक्ष में नहीं है। इसी दौरान अपनी काबिलियत सिद्ध करने के लिए जो ब्लैकस्मिथ था उसने एक पेंटिंग बनाई जो कि थी एक फ्लाई की, एक मक्खी की पेंटिंग थी। और वो पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक थी कि जो पेंटर थे वो पेंटर उस मक्खी को भगाने लगे। अब सोचिए आप कि एक पेंटर डिसीव हो गया, यानी कि एक पेंटर धोखा खा गया एक मक्खी की पेंटिंग देखकर। अब इस बात से वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उस ब्लैकस्मिथ को एक अप्रेंटिस के तौर पे, यानी कि अपने साथ रख लिया और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब हमने देखा कि जो यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो हमने अभी देखा जिसके बारे में, ये और दूसरा हमने देखा चाइनीज़ स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में। दोनों में देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर मेल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ये पेंटिंग जो थी यहाँ पर इसने भी एक रियलिस्टिक तौर पे एक पेंटर को भी इसने मात दे दी, यानी कि उसको भी धोखा खिला दिया। और वहीं जो दूसरी, यानी कि इल्यूजन पैदा कर दिया
पेंटर के लिए। और दूसरी तरफ जो एशियन पेंटिंग है, जो कि चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो इनर लाइफ और स्पिरिट से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार ये दोनों पेंटिंग्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बहुत ही खास हैं। अब आगे बताया गया है कि चाइनीज़ पेंटिंग्स के अंदर कुछ हिस्सा जो रहता है वो अनपेंटेड रहता है, यानी कि वाइट स्पेस भी वहाँ पर रखा जाता है। वो जो वाइट स्पेस है ये क्यों रहता है? अब इसके लिए कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी जो है वो जिम्मेदार है। सेंचुरी का मतलब यहाँ पर बताया गया है लैंडस्केप, और इसका मतलब होता है माउंटेन एंड वाटर, यानी कि पानी और पर्वत। ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं, पानी और पर्वत यानी कि माउंटेन और वाटर, ये मिलकर डाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स यानी कि डाओइस्ट जो फिलोसफी है उसको बढ़ावा देते हैं। अब डाओइज्म क्या है, डाओइस्ट क्या है? डाओइज्म एक फ़िलोसफी है जो कि चाइना में मानी जाती है, यानी कि चाइनीज़ फिलोसफी हम कह सकते हैं। तो इसके मुताबिक माउंटेन जो है वो यांग को रिप्रेजेंट करता है। माउंटेन किसको रिप्रेजेंट करता है? यांग को, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं वर्ड लिखा हुआ यांग। तो माउंटेन रिप्रेजेंट करता है यांग को, और माउंटेन जो है वो एक एक्टिव और मस्कुलिन एलिमेंट माना गया है, और ये वर्टिकली यानी कि सीधा हेवन की तरफ जाता है, यानी कि सीधा आकाश की तरफ जाता है, और ये स्टेबल रहता है, मतलब एकदम हिल नहीं सकता है। पर्वत जो है एकदम सख्त रहता है, वार्म एंड ड्राई इन द सन, और सूरज के सन की रोशनी के कारण ये ड्राई और वार्म भी रहता है। वहीं दूसरी तरफ वाटर जो है, वाटर को यिन कहा गया है। वाटर को क्या कहा गया है यहाँ पर? चाइनीज़ फिलोसफी के अंदर यहाँ पर डाओइज्म में यिन कहा गया है, और यिन मतलब हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ। हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं पानी जो है पृथ्वी के ऊपर ऐसे पड़ा रहता है, हम जानते हैं पर्वत जो है वो सीधा ऊपर की तरफ बढ़ता है और ये नीचे की तरफ रहता है। और रेस्टिंग ऑन द अर्थ, ये फ्लूइड है जो कि पृथ्वी पर रेस्ट कर रहा है, ये मॉइस्ट होता है, कूल होता है, और एक फ्लूइड है यानी कि लिक्विड है। और इन दोनों की जो, और ये फेमिनिन माना गया है, देखिए ये मस्कुलिन माना गया है, तो इसको यहाँ पर यिन को फेमिनिन माना गया है। अब ये जो इंटरेक्शन है इन दोनों की, यही यूनिवर्स का एस्पेक्ट है, यानी कि इनकी जो इंटरेक्शन है उसी से यूनिवर्स बना है, वो इन्हीं के इसी कारण से यूनिवर्स बना है। तो आगे बताया गया इसमें कि इन दोनों के इंटरेक्शन के लिए, यानी कि पर्वत और वाटर, इन दोनों की इंटरेक्शन के लिए जो थर्ड एलिमेंट की भी ज़रूरत पड़ी है, और ये थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है? थर्ड एलिमेंट यानी कि जो मिडिल वॉइड, यानी कि पर्वत और पानी के बीच की जो जगह है मिडिल वॉइड, यानी कि बीच की जो खाली जगह है, खाली स्थान है, उसको भरने के लिए, उनके बीच में यानी कि इंटरेक्शन लाने के लिए तीसरा जो शब्द यूज़ किया गया है यहाँ पर, तीसरा जो एलिमेंट है वो है प्राणायाम। प्राणायाम मतलब ब्रीद इन, रिटेन, ब्रीथ आउट, यानी कि आप क्या करते हैं प्राणायाम में? आप सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, यानी कि मेडिटेशन। तो मेडिटेशन इज़ द एलिमेंट विच जॉइंस दिस या फिल्स दिस वॉइड, यानी कि इस वॉइड, इस खाली स्थान को भरने के लिए जो तीसरा जो मेन एलिमेंट है वो है प्राणायाम। तो इस तरीके से जो बताया गया है कि चाइनीज़ फिलॉसफी जो है किस प्रकार से वो यांग और यिन पे आधारित रही है। आगे इसी चैप्टर के अंदर एक और चीज़ का उल्लेख किया गया है, वो है आउटसाइडर आर्ट, या फिर जिसको आर्ट ब्रूट भी कहा जाता है। आर्ट ब्रूट या फिर आउटसाइडर आर्ट का नाम भी इसको दिया गया है। अब ये क्या है? आउटसाइडर आर्ट जो है वो, या फिर इसको हम दूसरा नाम है आर्ट ब्रूट, ये क्या है? ये सजेस्ट किया गया था फ्रेंच आर्टिस्ट जीन डुबफे के द्वारा 1940 में। आउटसाइडर आर्ट उसको कहा गया है कि ऐसे आर्टिस्ट जो कि ट्रेंड नहीं हैं, यानी कि नौसिखिए, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, यानी कि जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई इस तरीके के शिक्षा नहीं ली है पेंटिंग बनाने की, लेकिन फिर भी वो पेंट बनाते हैं। और उनके मुताबिक कि उन लोगों को कोई अधिकार नहीं, दे हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो आर्टिस्ट बने, यानी कि उनको आर्टिस्ट कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इससे रिलेटेड नहीं ली है, लेकिन फिर भी वो अपना टैलेंट शो करने के लिए, अपनी आर्टिस्टिक व्यू को बताने के लिए पेंटिंग्स बनाते हैं। और उनके आर्ट्स जो रहते हैं, उनके जो आर्ट वर्क्स रहते हैं, वो मेन स्ट्रीम आर्ट वर्कर्स जो होते हैं, यानी कि जो रियल पेंटर्स हैं, जो
ट्रेंड पेंटर्स हैं उनसे बिल्कुल ही हटकर बिल्कुल ही अलग रहते हैं। यानी कि ऐसे पेंटर्स जो कि नौसिखिए रहते हैं, तो उनका जो आर्ट है, उनके द्वारा बनाया गया जो आर्ट है उसको रॉ आर्ट भी कहा जाता है या फिर उसको आर्ट ब्रूट भी कहा जाता है। उसी प्रकार आउटसाइडर आर्ट को भी आर्ट ब्रूट कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा आर्ट ब्रूट के बारे में, या फिर जिसको हम आउटसाइडर आर्ट भी कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि शिक्षित नहीं हैं, जिन लोगों ने फॉर्मल शिक्षा नहीं ली है रिलेटेड टू द आर्ट वर्क, बट स्टिल दे डू सम आर्टिस्टिक वर्क। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में इस चैप्टर में उल्लेख किया गया जिनका नाम था मिस्टर नेकचंद, जो कि क्रिएटर और डायरेक्टर भी हैं। अब ये जो मिस्टर नेकचंद हैं ये कौन हैं और ये कैसे फेमस हैं, इनका नाम इसमें हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जो कि चंडीगढ़ के अंदर जो रॉक गार्डन जो है उसको बनाने के लिए जिम्मेदार है। चंडीगढ़ के अंदर हमारे भारत में जो चंडीगढ़ है, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, वहाँ पर एक रॉक गार्डन है जो कि बहुत ही फेमस है। ये रॉक गार्डन जो है ये स्टोन्स, पत्थरों से और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है। ये इसकी स्पेशलिटी है, ये पत्थरों से और रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाया गया है। छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी टूटी हुई चीज़, यानी कि हम बात करें तो कबाड़ से ये सब कुछ बनाया गया है, रिसाइकल्ड मटेरियल से ये बनाया गया है। और इसके अंदर रॉक गार्डन के अंदर एक स्कल्पचर है जो है वुमेन बाय द वाटरफॉल। ये उसके अंदर अगर आप कभी जाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एक वुमेन बाय द वाटरफॉल, वाटरफॉल के पास कुछ महिलाओं की वहाँ पर स्कल्पचर्स, कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो वो जो वुमेन बाय द वाटरफॉल जो है उसको मास्टरपीस माना गया है और इसने हज़ारों लोगों का अटेंशन ग्रैब किया है। और एक यूके बेस्ड मैगज़ीन थी, यूके यानी कि इंग्लैंड बेस्ड एक मैगज़ीन थी जिसका नाम था रॉ विजन। उस रॉ विजन मैगज़ीन के कवर पेज के ऊपर एनिवर्सरी इशू जब था इनका, उस समय यानी कि उस मैगज़ीन का जब एनिवर्सरी इशू था, उस इशू के लिए उन्होंने वुमेन बाय द वाटरफॉल, ये जो स्कल्पचर था, इसको उन्होंने अपने कवर पेज पे प्रदर्शित किया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर जो स्कल्पचर जो था वुमेन बाय द वाटरफॉल का, वो कितना अच्छा एक मास्टरपीस माना गया आर्ट का कि हज़ारों की संख्या में लोगों ने इसको एडमायर किया और इसको रॉ विजन नामक पत्रिका, यूके मैगज़ीन जो थी, उसके कवर पेज पर, एनिवर्सरी इशू के कवर पेज पर जगह मिली। तो ये बहुत ही बड़ी बात थी उनके लिए। और ये जो मिस्टर नेकचंद है, इनको भी हम एक आउटसाइडर आर्टिस्ट कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने भी किसी प्रकार से कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, बट इनको मोस्टली हम लोग अनट्यूटर्ड जीनियस भी कह सकते हैं। यानी कि अनट्यूटर्ड यानी कि इन्होंने कहीं उसकी शिक्षा नहीं ली थी, बट ही इज़ अ जीनियस, क्योंकि इनका जो काम था, इनका जो आर्ट था, वो इतना बढ़िया था कि विदेशों तक इनका बोलबाला रहा है। और जैसा कि हमने देखा कि रॉ विजन के कवर पेज के ऊपर इनकी वो जो स्कल्पचर जो था वुमेन बाय द वाटरफॉल, वो छापा गया। तो ये चीज़ हमको बताता है कि ऑल्दो ये जो आउटसाइडर आर्टिस्ट थे, भले ये आउटसाइडर आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट के यानी कि आर्ट ब्रूट थे ये, यानी कि इनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी उससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी इन्होंने कितना अच्छा एक आर्ट का मास्टरपीस बनाया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर दो अलग अलग जगहों पे, यानी कि यूरोपियन और एशियन आर्ट को कंपेयर किया गया और हमारे आर्ट को किस प्रकार से यहाँ पर एशियन यानी कि खासकर चाइनीज़ आर्ट का बखान यहाँ पर किया गया है। तो ये था हमारा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और आने वाले वीडियोज़ की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।